अभी मैं हूँ डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के वर्तमान में भी कह सकते हैं कि प्रत्याशी के रूप में ही। अभी ये टिकट के दौर में अपना पक्ष भी रखे हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अपना पक्ष रखे हैं और जनमानस का की बात करें तो निर्दलीय भी ये लड़ सकते हैं। इनसे बहुत सारे चीज़ों की पर बात करेंगे हम, क्योंकि इनके पिताजी पूर्व में भी यहीं से डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा ही से ही विधायक थे और इन सभी मुद्दों पर आखिर क्यों फिर से ये चुनाव लड़ना पड़ा? क्यों, क्या इनको डाल्टन भंडरिया विधानसभा से आखिर इतना लगाव क्यों है? इस सभी विषयों पे इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिलीप सिंह नंधारी जी। धन्यवाद, आप आए। दिलीप सिंह नंधारी जी, आप एक एक सवाल जो है वो कसक से हमेशा से सबके मन में रह रहा है और बार-बार ये चीज़ ज़हन में आता है कि आखिर 1 साल गैप क्यों? आखिर 1 साल छोड़ा क्यों गया? बीच में लोगों का इतना प्यार, दुलार, सम्मान और अगाध प्रेम होने के बावजूद 1 साल बीच में थे कहाँ? आपको पता ही है, मैं झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी थी, उसको मैंने 2017 में ज्वाइन किया था और उसका गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के रूप में हुआ और लोकसभा चुनाव जेवीएम साथ मिलकर लड़ी और जस्ट लोकसभा की हार के बाद बाबूलाल जी ने बिना किसी से पूछे वो विधानसभा चुनाव के समय 4 महीने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन टूटने के बाद बहुत गलत मैसेज गया। हम लोग ने 4 महीना पहले मिलकर प्रचार किया था। लोग कह रहे थे कि नहीं, आप लोग भाजपा को जिताना चाहते हैं इसलिए आपने गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने घोषणा की कि हम लोग अकेले लड़ेंगे। वो फैसला मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि अब ऐसा मझधार में आके फंसा दिया गया है, ना आगे आदमी कुछ कर सकता है। और उसके बाद मेरी शारीरिक रूप से भी मेरी हिप्स में प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद तुरंत चुनाव के बाद उसका मेजर मेरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। 2 कारण थे। आदमी का अगर शरीर ही फिट नहीं रहेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा है जो वातावरण बाबूलाल जी ने लास्ट में एक अकेले लड़ने का किया, उसमें बहुत कुछ आदमी को समझ नहीं आ रहा था, जनता भी दिग्भ्रमित थी। तो मैंने सोचा कि ये चुनाव से दूर ही रहूं, क्योंकि चुनाव मेरा पेशा नहीं है। मैं चुनाव में आना चाहता हूं या विश्वास जनता का जीतना चाहता हूं तो काम करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए और जनता के लिए? ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, विगत 15 सालों में त्रिपाठी जी का 5 साल का कार्यकाल, 10 साल आलोक जी का कार्यकाल, जनता त्रस्त हो गई है। मैं आपसे, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप आम जनता का इंटरव्यू लीजिए। आपको सब चीजें पता लग जाएगी कि दिलीप जी ने क्यों निर्णय लिया फिर से चुनाव लड़ने, क्योंकि जनता ने कहा कि इस बार आपको लड़ना है। आप एक विकल्प तो दीजिए। इन लोग को हटाएंगे कैसे हम लोग? पार्टियां तो थोप दे रही हैं इनको, कास्ट के लाइन पर, पैसे के लाइन पर इनको थोप देती हम पर। हम लोग इनको नहीं ढोना चाहते हैं। कम से कम विकल्प तो दीजिए। आप चुनाव ही नहीं लड़िएगा तो हम लोग कहां वोट करेंगे? फिर मजबूरी में दोनों को देंगे। इसलिए विकल्प देने के लिए मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को भी 23 नवंबर को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा जो रिजल्ट आएगा। बेरोजगारी और पलायन की बात करें तो पलामू में बीसीसीएल कास्टिक प्लांट है, जो विश्रामपुर विधानसभा में है और एक मुश्त विश्रामपुर विधानसभा के जो अगल-बगल के लोग हैं उससे वहाँ की बेरोजगारी दूर होती है। तो क्या डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जहाँ पे उस तरह के बड़े-बड़े उद्योग को लगाया जा सकता है। तो इस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सही में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर आयरन ओर है, ग्रेफाइट है, बहुत कुछ है, कोयला है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। कुटार साइड चले जाइएगा। पर बात है कि इतनी पेचीदगियां है ना, किसी को भी आप कोई भी लाइसेंस लीज लेने जाइए माइंस की, इतने तरह के इन्होंने की लाल फीता शाही है कि कोई भी भाग जाता है इसको करवाते करवाते। और आपको पता है 25 साल यहाँ पर जो उग्रवाद की समस्या थी, तो कौन भी मैं आऊँगा, उस पे भी आऊँगा। हाँ, उसके मैं यही पृष्ठभूमि उसकी बता रहा हूँ। कौन बाहर से आके अपने यहाँ पैसा लगाएगा? आप कुछ काम यहाँ करने जाइए, रोड बनाने जाइए, कुछ भी करने जाइए, तुरंत आपको फ़ोन आने लग जाते थे कि आप पहले इतना पैसा दीजिए, किससे पूछ के आपने ये काम शुरू किया? तो कोई बाहर से यहाँ आने को तैयार नहीं था। अब स्थिति कानून व्यवस्था की सुधरी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
अब शांति हुई है। अब सरकारें जो बनी है, सरकारों की पॉलिसी होती है ये बड़े-बड़े उद्योग लगाना, खनिज आधारित उद्योग लगाना। सरकार अच्छी बने, मैं यही भगवान से कामना करता हूँ, जो इस बारे में तो तभी हमारा पलायन रुकेगा। बड़े-बड़े उद्योग धंधे लगे कि सब कुछ है, फॉरेस्ट है, पानी है, खनिज है, हम लोग एकदम भरे, अमीरी है एकदम गोद में, पर उसको कोई तराशने वाला अच्छा आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर अच्छा होना चाहिए और केंद्र का भी सहयोग मिलना चाहिए, तभी ये पलायन रुकेगा। अन्यथा कोई विधायक खाली झूठ बोलने के लिए कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं गलत बात नहीं करूंगा, मैं अपना प्रयास करूंगा कि कोई उद्योग यहाँ बड़ा लगे, तभी यहाँ पर खुशहाली आएगी और गरीबी यहाँ की दूर होगी और पलायन रुकेगा। आपने अभी कहा कि क्या बोलते हैं, पहले जो था उग्रवाद और नक्सलवाद और बहुत बड़े-बड़े लोगों, जब भी बड़ा काम करने जाते हैं आप, बड़े-बड़े माइंस का आपने नाम लिया कि अगर उसका लीज़ भी लेना चाहते तो काम करने से पहले फ़ोन आ जाता था कि आप इतना दो, ये करो, वो करो। तो क्या आप ये बात को मानते हैं कि हेमंत सोरेन और रघुवर दास की सरकार, दोनों की सरकार में क्या बोलते हैं, नक्सली जो है उसका खात्मा हुआ है, नक्सली कम हुए हैं? हाँ, दोनों मैं मानूँगा कि रघुवर जी ने भी इस में अच्छा काम किया और हेमंत जी ने भी उसको बरकरार रखा। नहीं तो बूढ़ा पहाड़ कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई जा सकता। आज लोग जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, अब ऊपर बूथ भी हो गया, लोग मतदान भी करेंगे, आप देखिएगा अच्छा मतदान भी होगा। इसलिए दोनों सरकारों ने, मैं पार्टी लाइन पर तो नहीं बात कर रहा हूँ, दोनों सरकारों ने इस क्षेत्र में इसको रोकने के लिए अच्छा काम किया है और ऐसा ही अच्छा काम करें मिलकर, कुछ बड़े उद्योग पलामू को में लगाएं ताकि सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से होता है। कहाँ कहाँ जाके लोग कमा रहे हैं, जिस गांव में जाइए पूछिए कहाँ है, कोई कहता है मेरा बेटा चेन्नई गया है, कोई कहता है पंजाब गया है, कोई कहता है हरियाणा गया है। इसलिए ये एक दो उद्योग बड़े लग जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत हद तक समस्या पलायन की खत्म हो जाएगी। 15 साल के कार्यकाल में अगर बात करूँ तो एक तरफ आलोक चौरसिया जी का 10 साल पूरा हो गया और केन त्रिपाठी जी का 5 साल, बीच में राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो राज्यपाल के द्वारा जो भी हुआ सो हुआ। तो क्या इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं, और उस वहाँ का विकास और आपके पिताजी के टाइम से पहले का और पिताजी के टाइम का और उसके बाद का अभी तक का जो सर्वे एक तरह से आंकड़ा देखा जाए, तो किस रूप में देखते हैं डाल्टेन्स भंडरिया विधानसभा के विकास को? हाथ कंगन को आरसी क्या, आप लोग थोड़ा ना गाड़ी से पूरा क्षेत्र घूम जाइए डाल्टनगंज विधानसभा, आपको गांव में लोग मिलेंगे, कहेंगे जो नाम ये रोड पर चल रहे नामधारी जी ने बनाई है, ये शेड है नामधारी जी ने बनाया है, ये छठ घाट है नामधारी जी ने बनाया है, ये शमशान घाट है नामधारी जी ने बनाया है। जहां भी जाएंगे अभी तक पिताजी का नाम है। 15 सालों में अगर त्रिपाठी जी का और चौरसिया जी का, आलोक चौरसिया जी का, आप कहीं साइन बोर्ड, विभागीय काम छोड़ दीजिए, वो तो एक औपचारिकता होता है, कोई भी ठेकेदार जाए, कोई रोड पास होगी तो विधायक और सांसद का नाम और वहां के प्रतिनिधि का नाम लिखवाना बहुत जरूरी है, प्रोटोकॉल है। वैसे इन लोग से पूरे क्षेत्र में चले जाइए, इनके विधायक कोटा का एक बोर्ड इनको मिला, 50 करोड़ इनको भी मिला है, आलोक जी को भी मिला है अपना 10 साल का विधायक कोटा, और त्रिपाठी जी को भी मिला, और पिताजी का जब पापा सांसद बन गए थे उसका भी पुराना कोटा भी उनको मिल गया था। त्रिपाठी जी को भी मिला है करीब 30 करोड़ के लगभग। आप जरा एक भी तो दिखाइए काम, सारा बांध मरम्मती, मिट्टी के कामों में ट्रैक्टर लेके उसको अपने मतलब पर्सनल यूज में, बीएड कॉलेज में, मैं कहता हूँ जांच तो करवा लीजिए, नामधारी जी ने क्या किया, अभी तक खड़ा है सब काम। 20-20 साल की सड़कें खड़ी हैं, अभी भी चलने लायक है, और इनका काम कहीं नजर नहीं आएगा। तो आप ही आकलन लगाइए किसने क्या किया है। अभी राजनीतिक पार्टियां लुभावने प्रचार कर रहे हैं, जैसे दीदी गोगो दीदी योजना, तो मैया सम्मान योजना, तो इस दोनों को लुभावने रूप में देखा जाए या सरकार की योजना के रूप में देखा जाए? देखिए, एक कंपटीशन हो गई है फ्री फ्री बीज की, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू किया या माननीय मोदी जी ने जो फ्री अनाज देने का वो किया, तो एक कंपटीशन हो गया, कोई भी पार्टी पिछड़ना नहीं चाह रही अब इसमें। वो देख रहे हैं कि अगर हमने नहीं कोई घोषणा की, ना नहीं दिया, तो हमको वोट नहीं देगी जनता। अब इस कंपटीशन में आदमी क्या कहे, चुनाव लड़ना है तो ये भी जरूरी है, इसलिए इसमें सब पार्टियां इसमें हैं, तो इसमें क्या आदमी कह सकता है। एक कहता है हम 1000 देंगे, दूसरा कहता है मैं 2100 देंगे, और फिर हेमंत जी पास कर देते हैं हम दिसंबर में आए तो उसको 2500 कर देंगे। देखिए ये चलता रहेगा, पर मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान
सड़कों पर देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना चाहिए, अस्पताल अच्छे हों, क्योंकि जो गरीब जाता है उसको ज़रूरी है, कोई घर में बीमार पड़ जाए, फ्री में इलाज हो। अब कैंसर जैसा कोई रोग हो जाए, किडनी का कोई रोग हो जाए, लीवर का कोई रोग हो जाए, बहुत ही गंभीर रोग हैं, सब कुछ बिक जाता है गरीबों का। अब वो आप 1000 उसको दीजिए ही दीजिएगा अकाउंट में, और वो बंधक ज़मीन रख के इलाज और शादी करेगा, क्या फ़ायदा है इस पैसे का? आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दीजिए। मैनिफेस्टो क्या रहेगा? आप चुनाव जीत के आएँगे, अगर जनमत आपके साथ रही, जैसे खड़ी है अभी उस तरह से लगी पड़ी रही और संघर्षरत के बाद अगर आप फिर से विधानसभा की कुर्सी पर आपको बैठाने का कोशिश करती है यहाँ और बैठ जाते हैं, तो क्या कुछ ख़ास रहेगा अपने मैनिफेस्टो में कि हम अपने विधानसभा में फिर से इस तरह का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कसम खाऊँगा पब्लिक के सामने, अभी शपथ लूँगा, कल नामांकन है मेरा, कि मैं अपने कार्यों के प्रति पारदर्शी और ईमानदार रहूँगा। अगर ये शपथ पर मैं कायम रहा, नहीं डिगा, अगर भगवान ने ये शक्ति दी, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन मैं क्षेत्र में करूँगा। क्योंकि विकास का पैसा बहुत आता है, अब फंड की कमी नहीं है। उसको कैसे धरती पर उतारना है, कार्यान्वित करना है, अगर मैं ईमानदारी से कोशिश करूँगा तो अफ़सर भी मेरी बात सुनेंगे। मैं कहूँगा भैया इस क्षेत्र को छोड़ दो, जहाँ जो करना है करो, मैं यहाँ पैसा नहीं लेने दूँगा, ना मैं खाऊँगा, ना खाने दूँगा। और ये पिताजी ने करके दिखाया है 25 साल, और मैं उनका सहयोगी था, मैं भी मददगार। मैंने बहुत कुछ, इंदिरा आवास में कोई पैसा नहीं ले सकता था, विधायक कोटे में कोई पैसा नहीं ले सकता था। अगर पुलिस तंग कर रही है, अगर कोई, अब देखिए, अब कोई छुप के दे दे और नहीं बताए तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर कोई किसी को प्रताड़ित करके पैसा ले रहा है तो हम लोग डट कर, कोई भी अफ़सर हो, डीसी हो, एसपी हो, हम लोग अड़े हैं और कार्रवाई करवाई है। तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं ईमानदार रहूँगा, ये दिलीप सिंह नांधारी जी का वादा है। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।